हाय गाइस। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम और साथ में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हमने पूरा एक्सप्लेन किया था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ये दो पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कल के लेक्चर पे बेस्ड होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख ले, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन n = 5। तो हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन n = 5 यानी कि पाँचवीं ऑर्बिट से वो सेकंड ऑर्बिट में आता है n, यानी कि n1 = 5 और n2 = 2, यानी कि पाँचवीं ऑर्बिट से निकल के कहाँ पे आ रहा है, वो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। तो इस अवस्था में हमें लैम्बडा फाइंड आउट करना है, उसका तरंग दैर्ध्य। तो जो हाइड्रोजन एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से निकल के सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो हमें उसका लैम्बडा निकालना है, उसका तरंग दैर्ध्य। तो हम लैम्बडा निकालने क्या, कौन सा फार्मूला है, 1/λ = r z का स्क्वायर और 1/, कितना हो जाएगा, n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/λ r। z कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए z = 1 होता है, उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर, तो n1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस n2 कितना है, सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये आता है 1/λ = r और ये हमारे पास आ गया 1/25 माइनस 1/4। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से हम 100 एलसीएम लेंगे और इसको 100 एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 100 एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया, 100 एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास 4 - 25। तो इसका नया एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1/λ = r और ये हमारे पास हो गया ये -21/100। ये 1/λ का वैल्यू है। यहाँ से हम लैम्बडा का वैल्यू निकालेंगे तो लैम्बडा = क्या हो जाएगा, लैम्बडा = हो जाएगा 100/-21r। क्लियर। और 1/r का वैल्यू अपने को पता है, 1/r कितना होता है, 1/r होता है 911 एंगस्ट्रॉन। 1/r का वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉन। तो 1/r का वैल्यू लिखेंगे तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा 100/-21 × 911। तो ये जो आंसर आता है वो होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो होता है 4338 एंगस्ट्रॉन। तो ये आ गया उसकी तरंग दैर्ध्य। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तब वो जो जिस तरंग दैर्ध्य की वो स्पेक्ट्रम निकालेगा वो कौन सा होगा, 4338 एंगस्ट्रॉन। अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक एंगस्ट्रॉन जो होता है, एक एंगस्ट्रॉन = होता है 0.1 नैनोमीटर। एक एंगस्ट्रॉन होता है 0.1 नैनोमीटर। तो 4338 एंगस्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4338 हो जाए तो ये हो जाएगा नैनोमीटर 433.8 नैनोमीटर। क्लियर। तो ये हो गया उस निकलने वाली रेडिएशन का तरंग दैर्ध्य। जब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा, अपनी पाँचवीं शहर से, अपने पाँचवीं कक्षा से निकल कर दूसरी कक्षा में आता है, तब वो इतनी तरंग दैर्ध्य वाली तरंग को रिलीज करेगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति। देखिए अब तक हम देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ जो भी रेडिएशंस है उनको हमने एज अ वेव कंसिडर किया है, मतलब तरंग के रूप में हमने उनको लिया है। जो भी वेव हमने निकाली उनको क्या माना, हमने एक तरंग के रूप में माना है। लेकिन अब उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं, चाहे वो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें हो, अवरक्त किरणें हो या दृश्य किरणें हो, जो भी हो वो, उन सब को हमने किस रूप में कंसिडर किया है, एज अ वेव के रूप में, तरंग प्रकृति के रूप में। लेकिन अब हम उन्हीं विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हम एज अ पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, मतलब उनमें कणीय प्रकृति भी होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम बात करेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम उसकी बात करेंगे, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान देना। प्लांक का क्वांटम
सिद्धांत। तो जो प्लांक था उसका कहना ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या फिर लाइट है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज हैं, क्लियर, या फिर इंफ्रारेड वेव्स है, कोई भी हो, चाहे वह विद्युत चुंबकीय विकिरण हो, मतलब कि कोई, मतलब इन शॉर्ट की रेडिएशन, कहने का मतलब कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन तो जो रेडिएशन है, उन रेडिएशन, वो जो रेडिएशन से वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों की बनी होती है। यानी कि जो विकिरणें हैं, जो विकिरणें हैं वो किसकी बनी हुई है, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों की बनी हुई है। यानी कि विकिरणें, जो रेडिएशंस है, विकिरणें वो छोटे छोटे, विकिरणें छोटे छोटे बंडलों से बनी हुई है। यानी कि कोई भी रेडिएशन है, चाहे वो अल्ट्रा मैग्नेटिक वेव हो, या फिर वो लाइट हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, या फिर वो इंफ्रारेड हो, अवरक्त किरणें, कोई भी हो, जो रेडिएशन है, जो विकिरणें हैं, रेडिएशन है, वो रेडिएशन किसकी बनी हुई है, छोटे छोटे बंडलों से बनी हुई है, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट बने हुए। और उन पैकेट्स को, वो जो छोटे छोटे पैकेट है, उनको प्लांक ने, उन पैकेट को प्लांक ने क्या बोला, फोटोन, उसको उसने बोला फोटोन, ऊर्जा के उन बंडलों को फोटोन बोला, या फिर उनको उसने बोला क्वांटा। क्या बोला, फोटोन या क्वांटा। यानी कि जो रेडिएशन से है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में होती है, जिनको फोटोन या क्वांटा कहा गया। मतलब कि अगर हम उसकी बात करें प्लांक की, तो प्लांक के अनुसार, मतलब प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार जो विकिरणें हैं, रेडिएशंस हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, कणीय होती है। वो नेचर में कैसे होती है, पार्टिकल के रूप में, कणीय प्रकृति होती है, समझ रहे हो, क्योंकि वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल से। तो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल से, ऐसे ऐसे ऊर्जा के बंडल मान लेते हैं, तो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल से, यानी कि जो प्लांक के अनुसार जो रेडिएशन है, जो विकिरणें हैं, चाहे वो कोई भी हो, लाइट हो, अल्ट्रावायलेट हो, या इंफ्रारेड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो भी वेव्स है, यानी कि उन सबको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो वो जो रेडिएशंस है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, कणीय होती है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये बात बोली उसने। और दूसरी बात जो उसने कही वो ये थी कि उनके अनुसार ये जो क्वांटा है या फोटोन है, उनकी ऊर्जा भी निश्चित थी। उन्होंने बोला कि क्वांटा या फोटोन जो हैं, क्वांटा या फोटोन, उनकी ऊर्जा निश्चित है। उसने क्या बोला, उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है, मतलब उसको क्वांटाइज कर लिया, समझ रहे हो आप, उनका क्या कर दिया, अमाउंट फिक्स कर दिया कि हर एक जो फोटोन होगा या क्वांटा होगा उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, क्लियर। और वो एनर्जी कितनी होगी, वो उसने बोला कि वो जो एनर्जी होगी वो होगी E=H(F), क्लियर। इतनी एनर्जी होगी फोटोन की, जहाँ पर F फ्रिक्वेंसी है, इसका बुक्स में आप इसको ऐसे लिखते हो E=H/μ, H/μ। तो यहाँ पर ये जो म्यू का साइन है वो v के बराबर होगा, तो आगे v यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर f यूज़ किया। तो E क्या होगा, Hf, जहाँ पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और f उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। यानी कि जो फोटोन होगी उसकी ऊर्जा, जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, Hf के बराबर, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। फोटोन की जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, क्लियर। E=Hf, यहाँ तक क्लियर। तो प्लांक का कहना ये था कि जो रेडिएशंस होती है, विकिरणें, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, जिनको उन्होंने फोटोन बोला। और बोला कि हर एक फोटोन की एनर्जी भी फिक्स होती है, जो कि कितनी होती है, Hf के बराबर होती है, जहाँ पर f क्या, फ्रीक्वेंसी। इसका जो फेमस आप देखो बुक्स में ऐसा लिखा होता है H/μ, यहाँ पर म्यू क्या, फ्रीक्वेंसी है, इसको हम f के रूप में यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। और ये जो एनर्जी है वो डिपेंड किस पर कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, क्लियर।
तो उसने, अब तक हम बात कर रहे थे कि जो हमने उसको एज अ वेव कंसिडर कर रहे थे, तो उसने क्या बोला कि जो ये रेडिएशन है वो वेव के रूप में नहीं होती है, वो देखा जाए तो कण के रूप में भी होती है। क्लियर, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में होती है। और उन्होंने हर पैकेट को क्या बोला उसने, फोटोन, और उसकी एनर्जी को भी उसने फिक्स किया कि इतनी एनर्जी होती है, HF के बराबर। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अगर किसी भी हम रेडिएशंस की बात करें तो उस रेडिएशन के कैरेक्टर की बात करें, विकिरण के कैरेक्टर की। तो हमारे पास कोई विकिरण है, अगर हम उसके लक्षणों की बात करें तो उसके मूल रूप से कोई भी विकिरण हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर वो इंफ्रारेड वेव्स हो, या फिर अल्ट्रावायलेट वेव्स हो, कोई भी हो, अगर हम किसी भी विकिरण की बात करें तो उस विकिरण की जो जो मुख्य मुख्य गुणधर्म होते हैं वो 3 होते हैं। अगर उसके मुख्य गुणधर्म की बात करें, एक तो उसका लैम्बडा, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, जिसको हम किससे मेज़र करते हैं, एंगस्ट्रॉन में मेज़र करते हैं। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं एक एंगस्ट्रॉन की, तो एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और मीटर की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉन। बहुत छोटी यूनिट है एंगस्ट्रॉन मेजरमेंट की, बहुत 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 छोटी यूनिट है। तो किसी भी विकिरण की जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कौन सा होता है, लैम्बडा, उसका वेवलेंथ। और दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, दूसरा जो गुणधर्म होता है वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति। क्लियर। जिसको हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज पर सेकंड में, हर्ट्ज पर सेकंड में। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या। कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट पर 1 सेकंड में कितनी वेव जा रही है, कितनी तरंग 1 सेकंड में गुजर रही है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे मेज़र करते हैं, हर्ट्ज पर सेकंड में। अब बात करते हैं तीसरा कैरेक्टर वेव्स का। तीसरा जो वेव्स का कैरेक्टर है वो है वी। यहाँ पर वी क्या है, तो वी याद रखना, यहाँ पर वेलोसिटी है। वी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, यानी कि वेग, उस तरंग का वेग है यहाँ पर वी। तो हम बात करते हैं रेडिएशंस की, विकिरण की। तो सभी विकिरणों का ध्यान देना, सभी विकिरणों का, जितनी भी रेडिएशन है उन सभी विकिरणों का वेग, सभी विकिरणों का वेग, सभी विकिरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है निर्वात में, प्रकाश के वेग के बराबर। यानी कि लाइट की जो वेलोसिटी उसके बराबर होती है। सभी रेडिएशन, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, कोई भी, सभी जितनी भी रेडिएशंस है उन सारी रेडिएशंस का जो वेग है वो वेग किसके बराबर होगा, प्रकाश के वेग के बराबर होगा। जो कि अगर लाइट की वेग की बात करें तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इतनी वेलोसिटी होती है लाइट की, तो उसके बराबर वेलोसिटी होती है जितने भी हम बात कर रहे हैं, जितनी भी रेडिएशन से सबकी वेलोसिटी की। क्लियर। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी और लैम्बडा के बीच में रिलेशन की बात करें तो उनके बीच का रिलेशन ये होता है, तो वेलोसिटी v = f लैम्बडा, ये रिलेशन होता है वेलोसिटी और लैम्बडा के बीच में, v = f लैम्बडा। अगर यहाँ से हमें f निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी हो जाएगी, v/, फ्रीक्वेंसी क्यों हो जाएगी, v/ लैम्बडा, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v/ लैम्बडा। जहाँ पर v क्या है, यहाँ पर ये v है वेलोसिटी, उस विकिरण का वेग है। तो F = क्या हो जाएगा, v/ लैम्बडा हो गया यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। आप ध्यान देना यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर विकिरण का वेग। और कोई भी विकिरण हो, कोई भी विकिरण हो, उसका वेग कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर, है ना। और प्रकाश का वेग कितना होता है, c, प्रकाश का वेग कितना होता है, c। तो मैं इसी टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, c/λ, c/λ। देखो आप बात को समझिए, v/λ, v क्या है यहाँ पर, वेग, विकिरण का वेग। और कोई भी विकिरण हो उसका वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। और प्रकाश का वेग कितना होता है, c। तो v की जगह c रखा हमने, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी = c/λ। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी हो गया c/λ, यहाँ तक क्लियर। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो क्वांटा होता है या फोटोन होता है उसकी एनर्जी E = कितनी होती है, HF होती है ना, HF। और F का वैल्यू अभी हमने निकाला था, F = अभी हमने क्या लिखा था, c/λ निकाला था हमने, c/λ। तो यहाँ पर E = क्या हो जाएगा, E = hc/λ। ये जो कल की क्लास में एक्सप्रेशन निकाला था वो, यानी कि वेव की एनर्जी कितनी थी, hc/λ, जो कल की लेक्चर में डिस्कस किया था। E = hc/λ।
समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तरंग की। अगर हम इसको एज अ तरंग कंसिडर करें तो तरंग यानी कि एज अ वेव, तो तरंग की ऊर्जा E इज इक्वल टू क्या थी, एच सी अपन लैम्बडा। क्लियर। और अगर हम उसको एज अ पार्टिकल फोटोन की बात एज अ पार्टिकल के रूप में कहें तो वो किस रूप में, फोटोन के रूप में। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा बात करें तो फोटोन, अगर हम एज अ कण एज अ हम पार्टिकल उसको कंसिडर करें तो फोटोन की ऊर्जा यानी कि रेडिएशन को एज अ वेव अगर कंसिडर करें तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, ई इज इक्वल टू एच ओपन लेमड़ा। और उसको प्लांक ने उस रेडिएशन को किस रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में कंसिडर किया, यानी कि फोटोन के रूप में। उनको फोटोन कहा तो फोटोन की ऊर्जा ई इज इक्वल टू कितनी बोली उसने, एच एफ। क्लियर। और एफ को अपने पता है, एफ इज इक्वल टू क्या है, सी अपन लैम्बडा। तो वही बात वापस आ गई, ई इज इक्वल टू क्या होता है, उसने वही बोला एच सी अपन लैम्बडा। क्लियर यहाँ तक। तो अगर हम उसको एज अ वेव कंसिडर करें तो ई कितना होगा, एच सी अपन लैम्बडा। और एज अ फोटोन हम कंसिडर करें तो भी कितना होगा, एच सी अपन लैम्बडा। क्लियर यहाँ तक। ओके। यहाँ पर एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है और एच का जो वैल्यू होता है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है एच का वैल्यू, जो कि एक कांस्टेंट होता है। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसका मतलब अगर हम बात करते हैं रेडिएशंस की, विकिरण की, तो जो भी रेडिएशंस है, जो भी विकिरण है, रेडिएशन है, वो रेडिएशन जो होती है वो रेडिएशन अपनी दो फॉर्म में मिलती है अपने को। कौन कौन से दो फॉर्म में मिलेगी, या तो वो वेव में होगी, तरंग के रूप में। किस रूप में होगी, तरंग के रूप में। या फिर वो किस रूप में होगी, एज अ पार्टिकल, मतलब दोनों रूपों में होती है, कण के रूप में। यानी कि विकिरण जो होती है वो तरंग के रूप में भी होती है और कण के रूप में भी होती है। यानी कि जो विकिरणें होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, ड्यूल नेचर वाली होती है, यानी कि द्वैत प्रकृति होती है। विकिरण जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति वाली होती है, उनका नेचर ड्यूल होता है। वो एज अ वेव भी होती है और एज अ पार्टिकल भी होती है। उनकी प्रकृति तरंग के समान भी होती है और कण के समान भी होती है। यानी कि कहने का मतलब कि विकिरण जो होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति की होती है, वो ड्यूल नेचर की होती है। क्लियर। तो अब हम बात करने वाले दे ब्रोगली का सिद्धांत, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसने द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति कही उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करने वाले दे ब्रोगली का सिद्धांत। तो दे ब्रोगली का कहना क्या था, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी कि द्रव्य मैटर की बात कर रहा हो, कोई भी मैटर हो उसका ड्यूल नेचर होता है। उसने मैटर बोल दिया, यानी कि कोई भी, आप, मैं, गाड़ी वगैरह, हर चीज़ का ड्यूल नेचर होता है। वो एज अ वेव भी होता है और एज अ पार्टिकल भी होता है। क्लियर। तो चलिए समझते हैं दे ब्रोगली का कहना क्या था वो। तो दे ब्रोगली का कहना ये था कि जो द्रव्य होते हैं, दे ब्रोगली का कहना ये था कि द्रव्य में, कोई भी द्रव्य है, मैटर है, उस द्रव्य में जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं, यानी कि उस द्रव्य के सूक्ष्म कण, दे ब्रोगली का कहना यह था कि कोई भी द्रव्य उसके सूक्ष्म पार्टिकल, सूक्ष्म कण, माइक्रो पार्टिकल, जैसे कि किसकी हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, इस तरह के माइक्रो पार्टिकल की। देखो इसके पहले जो प्लांक था उसका कहना ये था कि वेव जो होती है, वेव उनका ड्यूल नेचर होता है। अब देव ब्रोगली का कहना क्या, ध्यान देना, कि कोई भी मैटर है उसके जो छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्लियर, वो भी ड्यूल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उनकी भी प्रकृति कैसी होती है, वो भी अपनी दोनों फॉर्म में होते हैं। कौन सी, या तो वो वेव की फॉर्म में, यानी कि तरंग की फॉर्म में रहते हैं, या फिर वो किस फॉर्म में रहते हैं, एज अ पार्टिकल, यानी कि कण के रूप में। समझ पा रहे हो, यानी कि जो उनके माइक्रो पार्टिकल है, सूक्ष्म कण है, उनका नेचर भी कैसा होता है, ड्यूल। कहने का मीन कि इनका नेचर कैसा है, ड्यूल नेचर है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का नेचर भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का नेचर भी ड्यूल होता है, वो भी द्वैत प्रकृति का होता है। तो ये दे ब्रोगली का कहना था। उसका कहना यह था कि जो द्रव्य है उसके सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, उनका भी नेचर ड्यूल होता है, वो भी
तरंग के रूप में और कण के रूप में, दोनों के रूप में अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, द्वैत प्रकृति होती है। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। यानी कि सभी, उसका कहना है था कि सभी गतिशील कण, कोई भी कण हो अगर वो गतिशील है तो उसके पास द्वैत प्रकृति होगी। मतलब वो एज अ वेव भी होगा और एज अ पार्टिकल भी होगा। कोई भी, उसने मैटर बोला, कोई भी, आप मैं वगैरह सब, हम इसको आगे अच्छे से और समझेंगे। उसने बोला कि मैटर यानी कि द्रव्य, द्रव्य की द्वैत प्रकृति बोला उसने। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, क्लियर, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि मोशन में है। अब इलेक्ट्रॉन मोशन में है मतलब कि उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, वेग होगा उसका। क्लियर, ये वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ यूज़ कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, उसका वेलोसिटी है। अब हम बात करते हैं, अगर उसको हम एज अ वेव कंसिडर करें, तरंग के रूप में अगर इलेक्ट्रॉन को हम लें तरंग के रूप में, तो क्या होगा, उसका तरंग दैर्ध्य होगा लैम्बडा, तरंग दैर्ध्य। और अगर उसको हम एज अ पार्टिकल ले तो, कण के रूप में ले तो, अगर हम कण के रूप में उसको लेते हैं तो हमको क्या चाहिए, मास, तो उसका क्या होगा, मास होगा। तो अब उनका कहना ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो लैम्बडा तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है h/mv। उनका कहना ये था कि तरंग दैर्ध्य जो होगा वो होगा h/mv होगा। उस इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, h/mv। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, उनका कहने का मतलब कि जो भी सूक्ष्म कण है, मतलब कि जो ये कोई भी माइक्रो पार्टिकल है जो कि मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कितनी होगी, h/mv होगी। उसने बोला पार्टिकल के रूप में होता है और वो क्या कर रहा है, मोशंस कर रहा है, मतलब एज अ वेव। तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य वो कितनी होगी, h/mv के बराबर होगी। और जहाँ पर हमको पता है mv क्या होता है, मोमेंटम, p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा अपना h/p, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, h है जो प्लांक कांस्टेंट है, p मोमेंटम है, m मास है, v वेलोसिटी है और लैम्बडा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है। यानी कि सभी गतिशील कणों की, यहाँ पर अगर हम रिजल्ट लिख लें, यानी कि डे ब्रोगली का कहना क्या था कि सभी गतिशील कणों की, सभी गतिशील कणों की, वो कण कोई भी कण वो गतिशील हो, सभी गतिशील कणों की प्रकृति द्वैत होती है, यानी कि ड्यूल नेचर होता है, द्वैत होती है। यानी कि जो भी मूविंग पार्टिकल है अगर वो गतिशील है तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, ड्यूल नेचर। वो एज अ वेव और एज अ पार्टिकल दोनों के रूप में रहेगा, तरंग के रूप में भी रहेगा और कण के रूप में भी होता है। क्लियर। यानी कि डे ब्रोगली का कहना जाता है कि द्रव्य होता है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, वो एज अ वेव भी होता है और एज अ पार्टिकल भी होता है। क्लियर, यहाँ तक जो समझ में आई। अब हम बात करते हैं, अगर हम एक क्रिकेट की बॉल को हम ले अगर, तो उसको हम एज अ वेव कभी कंसीडर नहीं कर सकते, उसको वेव की तरह नहीं देख सकते, उसको मतलब हमेशा एक पार्टिकल के रूप में ही देखते हैं। उसको हमेशा एक पार्टिकल के रूप में ही देखते हैं ना बॉल को। तब उसको हम देखते हैं कि बॉल को हम प्रैक्टिकली, बिल्कुल वो एज अ वेव भी होता है लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ पार्टिकल, एज अ वेव कंसीडर नहीं कर पाते। क्लियर। जबकि डे ब्रोगली की बात 100% सही है। डे ब्रोगली का कहना कि कोई भी पार्टिकल हो जो मूव कर रहा है तो वो एज अ वेव और एज अ पार्टिकल दोनों के रूप में होगा, उसकी ड्यूल नेचर होगी। लेकिन प्रैक्टिकली हम बॉल जो है, क्रिकेट की जो गेंद है, उसको हम कैसे कैसे कंसिडर करते हैं, एज अ पार्टिकल, एज अ वेव नहीं। क्लियर। तो चलिए इसको समझते हैं अब। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास एक क्रिकेट की गेंद है, सपोज करो हमारे पास ये कोई गेंद है और उस गेंद का जो मास है वो है 100 ग्राम। उस गेंद का मास कितना है, 100 ग्राम है। और हम उसकी जो वेलोसिटी v है
वो हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, इतनी उस गेंद की वेलोसिटी है। v कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, और उसका जो मास है वो है 100 ग्राम। तो अगर हम उसे एज अ वेव कंसीडर करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, तरंग दैर्ध्य मिलेगा ना, उसका हमें कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होगा। तो वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लैम्बडा। तो लैम्बडा कैसे निकलता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपन एम वी। और एच का वैल्यू अपने को पता है, एच का वैल्यू कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब यहाँ पर एम मास, तो मास कितना है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ है ना। कैसे होगा, 100 है, उसको किस में बदलना अपने को, किलोग्राम में, तो डिवाइड करेंगे 1000 से तो ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ क्लियर, इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 हो गया, क्लियर। ये देखिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके साथ ये 100 और ये 10, तो ये कितना हो गया 1000 हो गया। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ध्यान देना, ये 100 और ये 10, तो ये कितना हो गया 1000, और ये माइनस में और ये प्लस में, तो जीरो हो जाएगा पूरा, यानी कि कितना हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻³ किसे किया 100 और 10,000, तो 10⁻³ और -3 ये कट जाएगा। तो उसका जो आंसर है वो होगा 6.626 इंटू 10⁻34, क्लियर, मीटर, मीटर में आंसर आया। ये हमारी आई तरंग दैर्ध्य, इतनी तरंग दैर्ध्य आई। अब ध्यान से समझना, 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर वो होता है 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर, 1 मीटर सिर्फ, यानी कि एंगस्ट्रॉन बहुत छोटी इकाई है। एक एंगस्ट्रॉन 10⁻10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, क्लियर। और हमारे पास कितना लैम्बडा कितना है हमारे पास, इतना मीटर, इसको एंगस्ट्रॉन में चेंज करिए चलिए, तो कितना हो गया 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻10। तो ये जो आंसर आता है हमारे पास कितना आता है 6.626 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आया, ये लैम्बडा का वैल्यू आया। अब एंगस्ट्रॉन बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई है मेजरमेंट की, और हमारे पास कितना रहा है 10⁻24, पॉइंट के पीछे कितने 24 शून्य, तो बहुत बहुत कम वैल्यू आ रहा है लैम्बडा का। तो हम अगर हम बात करते हैं तो 4000 एंगस्ट्रॉन की जब तरंग दैर्ध्य होती है तो हमें वो विजिबल होती है कलर की फॉर्म में, है ना 4000, और 4000 से नीचे वाली कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये तो 10⁻24 एंगस्ट्रॉन, समझ पा रहे हो ना, यानी कि बहुत बहुत कम की तरंग दैर्ध्य, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, इस एंगस्ट्रॉन की वेव्स को हम मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए हम प्रैक्टिकली गेंद को एज अ वेव कंसिडर नहीं करते, उसको एज अ पार्टिकल ही कंसिडर करते हैं। यानी कि डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है वो केवल छोटे छोटे पार्टिकल्स पर ही वैलिड होता है, समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वेव, ये सॉरी जो बॉल है वो एज अ वेव कंसिडर नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल उसकी तरंग दैर्ध्य होती है लेकिन बहुत कम होती है, जीरो तो नहीं है ना, तरंग दैर्ध्य कुछ न कुछ तो वैल्यू आ रहा है, जीरो नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको किस रूप में कंसिडर करते हैं, एज अ पार्टिकल। तो मतलब जो अगर हम बात करते हैं ये ब्रोगली का सिद्धांत तो केवल छोटे छोटे पार्टिकल्स पर ही वैलिड है, क्लियर, छोटे छोटे पार्टिकल्स की। तो अब हम उसमें से एक पार्टिकल को देख लेते हैं, अपन चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, चलिए फिर इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम निकाल चुके पहले कितनी है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं एक लेक्चर में, जिसमें बॉर मॉडल में वेलोसिटी, रेडिएशंस और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सब का जो डेरिवेशन हमने किए थे वहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लैम्बडा निकाल सकते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो गया H/mv। तो H का वैल्यू हमारे पास है 6.626 इंटू 10⁻34,
और m का वैल्यू भी हमारे पास है, कितना m का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू v का वैल्यू भी हमारे पास है, तो 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो इन सब जब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है हमारे पास वो होता है 0.334 इंटू 10⁻⁹ मीटर। क्लियर। ये वैल्यू, ये आंसर आता है हमारे पास। अब हम इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं अपन। क्लियर। किस में कन्वर्ट करेंगे? एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो 0.334 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻10। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एंगस्ट्रॉन में। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं आप इसको, तो कितना आ जाएगा 3.34 एंगस्ट्रॉन। 10⁻⁹ से ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा, उसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 10 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3.34 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लैम्बडा का जो वैल्यू आ रहा है वो कुछ न कुछ तो वैल्यू आ रहा है, और इस वैल्यू को अपन मेज़र कर सकते हैं। क्लियर। तो हम ज्ञान की बात करते हैं तो वो बड़ी होती है आकार में, और उसको हम एज ए वेव कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वेव जो होती है वो बहुत बहुत कम आती है, -24 तक आती है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें उसको हम एज ए वेव कंसिडर कर सकते हैं, पार्टिकल तो है ही कण के रूप में, और एज ए वेव कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वेव का कुछ न कुछ वैल्यू आ रहा है जो कि हम मेज़र कर सकते हैं। 3.34 एंगस्ट्रॉन, मतलब कि हम उस तरंग दैर्ध्य को मेज़र कर सकते हैं, इस तरंग दैर्ध्य को हम नाप सकते हैं, इस तरंग दैर्ध्य को हम नाप नहीं सकते। क्लियर यहाँ तक? यानी कि डे ब्रोगली का कहना ये था कि सूक्ष्म कण जो गतिशील हैं वह तरंग के रूप में कोई भी सूक्ष्म कण, यानी कि डे ब्रोगली का कहना था कि सूक्ष्म कण जो गतिशील है, सूक्ष्म कण जो गतिशील है, सूक्ष्म कण जो गतिशील है उसका तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जो होगी उसका तरंग दैर्ध्य, उसकी जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू कितनी होगी? h/p, और इसी को हम लिख सकते हैं h/mv। ये उसकी वेवलेंथ होगी। कोई भी सूक्ष्म कण, यानी कि द्रव्य का कोई भी सूक्ष्म कण होगा, अगर वह गतिशील है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, यानी कि h/mv के बराबर होगी। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का संबंध। तो मोमेंटम क्या होता है? बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है। मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होगा? mv। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 mv² होती है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से v का वैल्यू निकाले तो p/m। v का वैल्यू कितना है? p/m। अब इस v की वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी में डाल दे तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। v का वैल्यू, यहाँ पर v का वैल्यू कितना है? p/m। इस वैल्यू को इसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा? 1/2 m कितना है? p/m का होल स्क्वायर। तो ये m² हो गया, m² से एक m कट जाएगा तो बचेगा क्या? नीचे m। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। इसी को हम एक और एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू √2m/ke। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन। क्लियर? देखिए p इधर आ गया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, और p का स्क्वायर हटते क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्लियर? तो ये था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्लियर आज तक? ओके। तो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना, उस इलेक्ट्रॉन की
काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को हम 125% बढ़ा दें, 125% को हम क्या कर दें, बढ़ा दिया हमने, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को 125% बढ़ा दिया, तो हमें डे ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य होगा उसकी प्रतिशतता में परिवर्तन निकालना है। डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में प्रतिशतता में परिवर्तन, समझ रहे हो ना। तो हमें क्या निकालना है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी, तरंग दैर्ध्य, उसमें जो चेंज आएगा वो कितने प्रतिशत आएगा, मतलब तरंग दैर्ध्य की प्रतिशतता में परिवर्तन, परसेंटेज में निकालना है वो, तरंग दैर्ध्य में जो चेंज होगा वो प्रतिशतता में परिवर्तन, कि तरंग दैर्ध्य में कितना चेंजेस हुआ परसेंटेज में निकालना है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी माना कि 100 थी, तो हमने बढ़ाकर 125% बढ़ा दी। तो अब पहले वाली में और बाद वाली में दोनों तरंग दैर्ध्य में जो डिफरेंस है वो निकलना परसेंटेज में। क्लियर। तो बहुत ही ईजी है, ध्यान देना। इसको सॉल्व करते हैं अपन सॉल्यूशन। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपन पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन पी होता है। अब यहाँ से P इज इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू आप देख रहे हो √2m/ke होता है, क्लियर ना। P इज इक्वल टू, तो P की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लैम्बडा इज इक्वल टू हो गया h/√2m/ke, क्लियर, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर चेंजेस निकालना है परसेंटेज में, तो मेरे पास दो वैल्यू चाहिए, इनिशियल और फाइनल। तो मैं काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो मान लेता हूँ 100, क्लियर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैंने बढ़ा कितनी दी 125, तो कितनी हो जाएगी 100 थी, और बढ़ा कितनी दी 125, तो कितनी हो जाएगी 225, इतनी हमने बढ़ा दी है, क्लियर। अब मुझे लैम्बडा भी दोनों निकालने पड़ेंगे, लैम्बडा इनिशियल और लैम्बडा फाइनल, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य की प्रतिशतता में अंतर निकालना। तो मुझे लैम्बडा इनिशियल लैम्बडा फाइनल चाहिएगा, दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसका परसेंटेज निकालना है। तो लैम्बडा इनिशियल निकालने के लिए, और लैम्बडा इनिशियल क्या हो जाएगा, लैम्बडा इनिशियल क्या हो जाएगा, के इनिशियल हो जाएगा, और लैम्बडा फाइनल के लिए इधर के फाइनल हो जाएगा। तो लैम्बडा इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा h/√2m के इनिशियल, और एक निकालना है लैम्बडा फाइनल, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h/√2m के फाइनल, क्लियर यहाँ तक। अब देखना आगे, तो मेरे को चेंज निकालना है, चेंज इन वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ध्यान देना, जो फाइनल है वो कितना है 225 पे ज़्यादा है, वो नीचे आएगा, यानी ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो फिर मैं यहाँ पर परिवर्तन कैसे निकालूंगा, लैम्बडा इनिशियल माइनस लैम्बडा फाइनल, क्लियर, ये वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा इनिशियल माइनस लैम्बडा फाइनल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों को, तो h/√2m को कॉमन ले लेंगे अपन, दोनों में है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कॉमन आ जाएगा h/√2m, ये कॉमन हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो 1 काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100, तो 1/100, क्लियर, और माइनस 1/, फाइनल कितनी है 25, तो 1/√225, 225 यह आया हमारे पास, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा h/√2m, और तो ये कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/225, कितना है, किसका एलसीएम है 15 का, तो ये हो गया 15, यहाँ तक क्लियर। अब आगे ध्यान दो, अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम कितना लेंगे 60 एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा नया एक्सप्रेशन क्या आएगा h/√2m, और एलसीएम कितना लेंगे अपन, यहाँ पे एलसीएम कितना, एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। तो हमने अगर 60 एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा h/√2m, और इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2/60, 6 माइनस 4 2/60, 2/60 को सॉल्व करेंगे तो 1/30, तो ये आंसर है 1/30,
ये आया हमारे तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आया, इतना तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हुआ क्योंकि हमने दोनों ले लिया, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल फाइनल यानी कि 125% बढ़ाने के बाद, तो दोनों थे हमारे पास इनिशियल और फाइनल, उन दोनों से हमने क्या निकाला, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। तो तरंग दैर्ध्य में इतना परिवर्तन हुआ 125% बढ़ाने के बाद काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को 125% बढ़ा दिया, तो जो तरंग दैर्ध्य में चेंज आया वो इतना है। लेकिन हमें किस में निकालना है, हमें परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशतता, तरंग दैर्ध्य की प्रतिशतता में परिवर्तन, परसेंटेज में चेंज निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो, तो परसेंटेज निकालना है हमें, चेंज इन परसेंटेज, परसेंटेज चेंज निकालना है अपने को। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो चेंज हुआ, जो वेवलेंथ में जो चेंज हुआ, और कौन सा, ओरिजिनल वेवलेंथ, ओरिजिनल वेवलेंथ और इंटू 100, समझ पा रहे हो ना, वेवलेंथ में जो चेंज हुआ वो, और ओरिजिनल वेवलेंथ जो पहले थी वो, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। क्लियर। तो ओरिजिनल कितना था हमारे पास, ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनल कितना था, h अपन अंडरवुड 2m और 100 ये था। और चेंज कितना हुआ, h अपन अंडरवुड 2m इंटू 1/30 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। अब आगे ध्यान देना यहाँ पर, तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, 100 को बाहर निकाले तो 1/10 हो जाएगा। तो h बाय अंडरवुड 2m इंटू कितना हो जाएगा, ये 1 और 30 को अपन नीचे ले लेते तो इंटू 30। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, अंडरवुड, ये h नीचे आ जाएगा, ये नीचे था और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू √2m। क्लियर यहाँ तक। और बात करते हैं 10, तो 10 भी ऊपर चला जाएगा, ये 100 है, 100 10 का एलसीएम है, तो 10 बाहर निकलते ये 10 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10 और इंटू 100। क्लियर। देखिए कैसे किया वो, h/√2m, तो h/√2m, ये h नीचे और ये √2m 100 पूरा ऊपर चला गया और 30 नीचे आ गया, तो √2m 100 ये पूरा ऊपर गया, तो √2m तो ये रहा, लेकिन 100 है, उसको अंडरवुड से बाहर निकाल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख लो, h से h कट गया, √2m से √2m कट गया, 0 से ये कट गया, यानी कि आंसर कितना रहा हमारे पास, 100/3। आंसर कितना है, 100/3, यानी कि 33.3%। क्लियर। ये आ गया हमारा परसेंटेज चेंज, वो जो द्रव्य तरंग दे देती है उसका प्रतिशतता में कितना चेंज हुआ, परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, वो आ गया। क्लियर यहाँ तक। ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में। आइए तो अब समझते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को। तो हाइजेनबर्ग का क्या कहना था वो, तो ध्यान से समझना। उसका कहना यह था कि कोई भी गतिशील कण है, गतिशील सूक्ष्म कण, कि अगर कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण है, जैसे कि हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, गतिशील सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका ड्यूल नेचर होता है, डे ब्रोगली ने बोला। तो इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर के हिसाब से देखें तो हमको पता है कि ये एज अ पार्टिकल, मतलब इसकी कणीय प्रकृति भी होती है, उसकी कणीय प्रकृति भी होती है, और कौन सी प्रकृति होती है, वेव, तरंग प्रकृति भी होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन उसकी कणीय और तरंग दोनों प्रकृति की होती है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से समझना, कि इलेक्ट्रॉन की एक साथ, ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन की एक साथ, मतलब एक ही समय पर, एक साथ यानी कि एक ही समय पर उसके एक साथ एक ही समय पर एक्यूरेट मोमेंटम, यानी कि सही संवेग, 100% सही संवेग, एक्यूरेट मोमेंटम और सही स्थिति, सही पोजीशन, सही स्थिति, यानी कि संवेग p और पोजीशन x। ध्यान देना, गतिशील सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है गतिशील है, तो वो पार्टिकल की फॉर्म में भी मतलब ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल की फॉर्म कणीय प्रकृति भी दर्शाता है और तरंग प्रकृति भी दर्शाता है।
तो उस इलेक्ट्रॉन की एक साधन की एक ही समय पर उसका सही संवेग, यहाँ पर एक वर्ड है सही का मतलब एक्यूरेट 100%, सही संवेग और सही स्थिति मतलब एक्यूरेट 100% कि यहीं पर है, पर यहीं पर 100% श्योर कि यही इसी पॉइंट पर ही हूँ। तो सही संवेग और सही स्थिति, इन दोनों, ध्यान देना, इन दोनों को हम मेज़र नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते यानी कि नाप नहीं सकते, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। और यहाँ तक मेज़र नहीं कर सकते ये नहीं, यहाँ पर उन्होंने बोला कि मेज़र नहीं कर सकते ये बात नहीं है, असंभव है। क्या बोला? इम्पॉसिबल है, असंभव है। मतलब कि एक ही समय पर, ध्यान देना, एक ही समय पर सही संवेग और सही स्थिति को हम मेज़र नहीं कर सकते। यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक ही समय पर हम कह दें कि इस समय पर पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इसकी स्थिति भी बताओ एक्यूरेट 100% सही और मोमेंटम भी, तो हम उसको नहीं ज्ञात कर सकते, वो संभव नहीं है, असंभव है। समझ पा रहे हो क्या? जैसे कि हमने कह दिया कि कोई पार्टिकल है, ध्यान समझना, मैंने कह दिया कि कोई पार्टिकल है, क्लियर, जिसका मास m है, मास m है, और मैं कह रहा हूँ v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैंने जो संवेग है वो निकाल दिया m इंटू वी, जहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जो मास है वो 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, मास 100% एक्यूरेट है, और जो वेलोसिटी है वो भी 100% एक्यूरेट है, मतलब वो भी 100% सही है। तो यहाँ पर मैं उसका पोजीशन नहीं बता सकता, क्योंकि पोजीशन क्या बताऊंगा, क्या यहाँ पर बता सकता मैं, जैसे कि पार्टिकल यहाँ पर है और मूव कर रहा है, मैं उसी वक्त क्या मैं उसकी पोजीशन बता सकता हूँ? नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है 100% वेलोसिटी है और 100% मास है, तो वो कहीं ना कहीं मूव करेगा। समझ पा रहे? तो उसी वक्त, अब इसी वक्त, अब जैसे कि मैंने ये चीज़ मेजर कर ली, तो अब उसी वक्त, उसी टाइम, अब उसी वक्त उसकी स्थिति हम ज्ञात नहीं कर सकते, उसी वक्त उसकी स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे बताओगे आप? क्योंकि हमने बता दिया कि 100% हमने उसका मास और मोमेंटम, मास और वेलोसिटी पता है, वहाँ से हमने मोमेंटम निकाल दिया, तो हमको पता है कि ये पॉइंट यहाँ पर है। अब देखो उसका, अब जैसे कि ये हमने मोमेंटम, वो उसकी वेलोसिटी है, वो मूव कर रहा है, अब हम उसी वक्त उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि यहाँ पर है, नहीं बता सकते हम। 100% एक्यूरेसी, सही स्थिति और सही मोमेंटम, 100% एक्यूरेसी के साथ उसकी पोजीशन और 100% एक्यूरेसी के उसका मोमेंटम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये असंभव है। क्लियर? जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मैंने उसकी पोजीशन बता दी, जैसे कि ये हमने एक छोटा सा कमरा ले लिया, उसमें बता दी कि पॉइंट यहाँ पर है, उसकी स्थिति बता दी, क्या उसकी पोजीशन बता दी, क्या उसी वक्त उसका मोमेंटम बता सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि वो मूव नहीं, उसी वक्त, क्या उसी वक्त वो उसका मोमेंटम इतना है बता सकते हो? अगर हम उसकी पोजीशन को 100% एक्यूरेट कर दें कि यहाँ पर है ये कमरे में, यहाँ पर उस पॉइंट पे बता दिया, तो क्या हम उसकी मोमेंटम को एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकते हैं? मेजरमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? यानी कि क्या होता है, मापन में त्रुटि होती है, यानी कि मोमेंटम मेजर में भी एरर होगा और पोजीशन मेजर में भी एरर होगा। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, सूक्ष्म कण है, उस जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो उसका एक ही समय पर सही संवेग और सही स्थिति को हम ज्ञात नहीं कर सकते, उनको ज्ञात करना असंभव है। एक ही समय पर उसकी 100% एक्यूरेसी के साथ मोमेंटम और 100% एक्यूरेसी के साथ उसकी जो एक्स स्थिति है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसको फार्मूले की वे में उसने कैसे लिखा वो अपन समझते हैं। उसने एक फार्मूले की वे में, एक्सप्रेशन में उसको लिखा। तो हम बात करते हैं मोमेंटम मेजर एरर, मोमेंटम मेजर एरर। तो जो मोमेंटम मेजर एरर है उसको उसने डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया, और जो पोजीशन मेजर एरर है उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो डेल्टा पी क्या है यहाँ पर, जो संवेग मापन में त्रुटि है वो, और डेल्टा एक्स स्थिति के मापन में त्रुटि। तो उसका कहना ये था कि इन दोनों का जो गुणनफल है,
यानी कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इनका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, इनका मिनिमम वैल्यू है वो h अपन 4 पाई के बराबर होता है, h अपन 4 पाई के बराबर होता है मिनिमम वैल्यू। ये बोला था हाइजेनबर्ग ने। यानी कि जो मेजरमेंट या सॉरी मोमेंटम के मापन में जो त्रुटि है डेल्टा पी और स्थिति के मापन में त्रुटि है डेल्टा एक्स, उनका गुणनफल, उसके गुणनफल का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, h अपन 4 पाई के बराबर। यानी कि इन दोनों के गुणनफल का वैल्यू कितना आएगा, या तो h अपन 4 पाई के बराबर या इससे ज़्यादा, क्योंकि मिनिमम इसके बराबर होगा। तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स का मान, यानी कि आपका रिजल्ट क्या निकला, यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलता है, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स, यानी कि इन दोनों का गुणनफल का मान, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स का मान या तो h अपन 4 पाई के बराबर, या तो उसके बराबर होगा h अपन 4 पाई के बराबर, या फिर h अपन 4 पाई से ज़्यादा होगा, या तो उसके बराबर होगा या h अपन 4 पाई से ज़्यादा होगा। क्लियर। तो इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, या तो ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा किसके, h अपन 4 पाई के। क्लियर। तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स का गुणनफल होगा वो h अपन 4 पाई के बराबर होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। ये कहना था हाइजेनबर्ग का। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हम किसी भी गतिशील पार्टिकल की, कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण है, उसकी हम सही संवेग और सही स्थिति का पता नहीं लगा सकते, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो असंभव है। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे समझते हैं अपन। जैसे कि हमारे पास एक कोई पार्टिकल है, ये क्लियर, ये कोई पार्टिकल हमने ले लिया और उसका हमने वेलोसिटी v बता दिया, जो कि 100% एक्यूरेट है। क्या बोला, 100% एक्यूरेट है, 100% सही है। और हम उसका मास भी हमने मेज़र कर लिया 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेट है मास भी हमने उसका। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि हमने उसका मोमेंटम सही से निकाल दिया। तो मोमेंटम भी कितना आएगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू 100%, वो भी 100% एक्यूरेट है। क्लियर यहाँ तक। यानी कि अगर उसका वेलोसिटी, हमने कोई पार्टिकल उसका वेलोसिटी 100% एक्यूरेट हमने निकाला, उसका मास भी एक्यूरेट हमारे पास है, तो उसका मोमेंटम भी 100% एक्यूरेट होगा। समझ लो ना। यानी कि यहाँ पर डेल्टा पी कितना आएगा, डेल्टा पी कितना होगा, 0। डेल्टा पी, तो डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, 0। डेल्टा पी यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम नहीं है, डेल्टा पी क्या था यहाँ पर, एरर इन मोमेंटम मेजर, संवेग के मापन में आई त्रुटि है। तो यहाँ पर एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट, मोमेंटम मेजरमेंट वो कितना है, यानी कि डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना है, 0 है यहाँ पर। समझ पा रहे हो ना। क्योंकि हमारे यहाँ पर देख रहे हो आप, वेलोसिटी हमने 100% एक्यूरेट माना और मास है वो भी 100% एक्यूरेट है, तो डेल्टा पी कितना आएगा, उसका एरर कितना है, 0। तो डेल्टा पी 0 आया। अब हम आगे बढ़ते उसके फार्मूले की तरफ। तो उसने क्या बोला, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो बराबर होगा या ज़्यादा होगा किससे, h अपन 4 पाई से। अब यहाँ से डेल्टा पी इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स ज़्यादा होगा या बराबर होगा h अपन 4 पाई डेल्टा पी से। क्लियर। अब डेल्टा पी का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपन 0। और h अपन 0 कितना होता है, इनफाइनिट। यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आया, इनफाइनिट। बात समझ पाए, डेल्टा एक्स कितना आ गया, इनफाइनिट। डेल्टा एक्स क्या था यहाँ पर, डेल्टा एक्स हमने क्या लिया था, डेल्टा एक्स पोजीशन एरर है ना, पोजीशन एरर मतलब स्थिति के मापन में त्रुटि। डेल्टा एक्स क्या था, एरर इन पोजीशन। तो
स्थिति में त्रुटि एरर इन पोजीशन कितना इनफाइनाइट है, मतलब उसकी पोजीशन में बहुत सारी त्रुटियाँ इनफाइनाइट, हम फाइंड नहीं कर सकते कि पोजीशन एक्यूरेट कहाँ पर है, हर जगह हो सकती है। समझ पा रहे हो ना, मतलब कि स्थिति में अनंत त्रुटियाँ हैं, हम स्थिति नहीं बता सकते कि एक्यूरेट वो कहाँ पर है। वो जो पार्टिकल जो हमने लिया है, जिसकी हमने मास और वेलोसिटी 100% एक्यूरेट किया और हमने 100% उसका मोमेंटम निकाल दिया, तो 100% मोमेंटम निकाल दिया मतलब मोमेंटम में एरर ज़ीरो हो गया। तो मोमेंटम में एरर ज़ीरो हुआ, इट मीन कि डेल्टा एक्स इनफाइनाइट आया, मतलब कि एरर इन पोजिशन है ना, स्थिति में त्रुटियाँ कितनी है, अनंत है। मतलब स्थिति में अनंत त्रुटियां हैं तो हम उसकी स्थिति नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर है। क्लियर। तो उसी प्रकार अगर हम उसी प्रकार हम अगर देखें अगर, तो हम दूसरी कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन में अगर हम ये कहें कि पोजीशन में अगर हम उसकी डेल्टा एक्स बराबर ज़ीरो है, यानी कि पोजीशन में जो एरर है, स्थिति में त्रुटि है, वो कितना है, ज़ीरो है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स किधर चला जाएगा, तो डेल्टा पी एच अपन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो स्थिति में त्रुटि कितनी है, ज़ीरो है, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, एच अपन ज़ीरो। तो यहाँ पर डेल्टा पी कितना है, इनफाइनाइट। यानी कि हमने स्थिति को, अगर हमने स्थिति को सही मान लिया 100%, डेल्टा एक्स यानी कि स्थिति में त्रुटि को ज़ीरो माना है, अगर स्थिति में त्रुटि को ज़ीरो माना यानी कि स्थिति हमने पता लगा ली, तो क्या उस वक्त हम उसका मोमेंटम पता कर सकते हैं उसी वक्त, नहीं, क्योंकि मोमेंटम में त्रुटियाँ कितनी आ रही है, अनंत त्रुटियाँ आ रही है, मतलब मोमेंटम हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो यहाँ हम उसका डेल्टा पी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति में जो त्रुटियाँ है वो अनंत, सॉरी मोमेंटम यानी कि संवेग में त्रुटियाँ कितनी है, अनंत है। क्लियर। तो ये था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। थैंक यू सो मच।